हॉस्टल की छुट्टी हो जाती है। बच्चे बाहर आते दिख रहे थे, तभी एक आवाज़ आती है, रूपा रुको रुको। लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़की दौड़कर उसके पास जाती है। क्या है प्रकाश? रूपा, मैं गांव जा रहा हूँ। क्यों? माँ बहुत बीमार है। प्रकाश, मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? बस पगली 10 दिन की तो बात है, फिर मैं आ जाऊंगा। प्रकाश, मेरे घर वाले शादी की बात चला रहे हैं। देखो रूपा, किसी तरह से उन्हें इस साल रोको। अगली साल मैं आईपीएस एग्ज़ाम पास कर लूँगा, उसके बाद तुम्हारे पिताजी से शादी की बात करूँगा। नहीं प्रकाश, तुम अभी चलो, पापा से बात करो। नहीं रूपा, तुम नहीं समझ रही हो। अभी मैं कुछ भी नहीं, बस एक गरीब इंसान हूँ। कोई बाप अपने बेटी को गरीब के हाथ क्यों देगा? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। रूपा, तुम वहाँ नहीं रह पाओगी। मैं एक कच्चे मकान में रहता हूँ। किसी तरह पापा मेहनत मजदूरी कर मुझे यहाँ पैसे पढ़ने के लिए भेजते हैं। रूपा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। प्रकाश भी अपने गांव चला जाता है। प्रकाश जब गांव पहुँचता है, देखता है कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी है। उसके पास एक खूबसूरत लड़की उसे दवा खिला रही है। यह प्रकाश की बचपन की सहेली होती है। मन ही मन वह प्रकाश से प्यार करने लगी थी। प्रकाश सिर्फ एक दोस्त की नज़र से ही उसे देखता था। तुम आ गए बेटा? हाँ माँ। सुमन, जा बेटवा को पानी ला, उसे प्यास लगी होगी, बहुत दूर से आ रहा है। सुमन पानी प्रकाश को देती है और प्यार भरी नज़रों से उसे देखने लगती है। माँ, सुमन बहुत बड़ी हो गई है। हाँ बेटा, मेरी बहुत सेवा करती है। तभी उसके पिता बाहर से दवाई की शीशी लेकर आते हैं। प्रकाश उनका पैर छूता है। एक एक दिन बीत रहा था। प्रकाश और रूपा का फ़ोन से बातें होती रहती थी। प्रकाश आईपीएस बन जाता है। अपने माता और पिता के साथ रूपा का हाथ मांगने उसके घर जाता है। सुमन को जब पता चलता है कि प्रकाश की शादी किसी और से होने वाली है, वह बर्दाश्त कर नहीं पाती है। नदी में कूदकर मर जाती है। उसके घर वाले उसको बहुत खोजते हैं, पर वह नहीं मिलती है। यहाँ रूपा की शादी प्रकाश से हो जाती है। वे लोग शहर में अपने माँ बाप के साथ खुशी से अपना जीवन बसर कर रहे होते हैं। उनका एक सुंदर सा 10 साल का बेटा भी था। एक दिन अचानक बहुत तेज तूफान आती है। रोहन अपने दादा दादी के कमरे में सो रहा था। वह तुरंत दादा से लिपट जाता है। दादा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं बेटा, यह तो हवा है, डरो मत, सो जाओ। अंधेरी रात थी। दादी को प्यास लगती है। वह जैसे ही उठती है, एक कोने में एक लड़की को बैठा देखती है। वह डर जाती है। कौन कौन? तुम कौन हो? इतने अंधेरे में क्यों बैठी हो? दादा झट से लाइट जलाते हैं। वहाँ कोई नहीं होता। अरे नहीं नहीं, मैंने यहीं एक लड़की को बैठा देखा। तुमने सपना देखा होगा। आवाज़ सुनकर प्रकाश रूपा भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? बेटा, इस कोने में मैंने एक लड़की को बैठा देखा। वह रो रही थी, फिर अचानक लुप्त हो गई। प्रकाश हंसने लगा। माँ, तुमने सपना देखा होगा। अब रात अधिक हो गई है, सो जाओ। पापा, मैं तुम्हारे पास सोऊंगा, यहाँ डर लग रहा है। दूसरे दिन ठीक उसी समय फिर से वह आती है। एक कोने में बैठकर रो रही होती है। उसके सिसकने की आवाज़ दादी के कानों में जाती है। दादी झट से उठती है। अब की दादा को धीरे से उठाती है। दादा झट से लाइट जलाते हैं। यहाँ कोई भी तो नहीं है। आजकल तुम बहुत सपना देख रही हो। नहीं जी, सही में मैंने रोने की आवाज़ सुनी। चुपचाप सो जाओ, तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई नहीं है। अब शांति पूर्वक सोने दो।
थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ सुनाई दी। दादा ने भी सुनी और दादी से धीरे से कहा, डरो मत, मैं जाग रहा हूँ, शांत रहो। सुबह होती है, वे सारी बात अपने बेटे बहू से बताते हैं। बहू कहती है, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब आप लोगों का वहम है। दादा कहते हैं, नहीं बहू, इस मकान में कोई आत्मा है जो बहुत कष्ट में है और वह रोती है जैसे वह कुछ बताना चाहती है। प्रकाश कहता है, ठीक है पापा, कल मैं एक तांत्रिक को लाता हूँ, देखता हूँ वह क्या बताता है। दूसरे दिन तांत्रिक आता है, वह मंत्र पढ़ता है, उसे वह आत्मा दिखाई पड़ती है। वह सब समझ जाता है और कहता है, मालिक इस घर में आत्मा है, वह कुछ कहना चाहती है, कहो तो उसे बुलाऊं। यह सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सभी डर जाते हैं। बहू झट से कहती है, नहीं नहीं, क्यों बुलाओगे मालकिन, कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं, अगर वह अपने मन की बात नहीं बताएं तो यहाँ से वह नहीं जाएंगी। तांत्रिक अपना मंत्र पढ़ना शुरू करता है। कुछ समय बाद हंसने की आवाज़ आती है। वह आत्मा मालकिन में समा जाती है और कहने लगती है, दादी, मैं सुमन हूँ, तुम्हारी मैंने बहुत सेवा की थी। मैं प्रकाश से बचपन से ही प्यार करती थी, उससे मैं शादी करना चाहती थी। लेकिन एक दिन जब मुझे पता चला कि वह किसी और से प्यार करता है, उससे शादी भी करेगा, तो मैं नदी में कूदकर अपना जान दे दी। दादी, मैं अभी भी प्रकाश से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करूँगी, नहीं किया तो जबरदस्ती करूँगी और अपने साथ ले जाऊँगी और इस सौतन को मार डालूँगी। इतना कहकर वह चली जाती है। रूपा अब होश में आ जाती है, कहती है, मुझे क्या हुआ था। उसे लोग कुछ नहीं बताते। प्रकाश तांत्रिक को दूसरे कमरे में ले जाता है, कहता है, इसका समाधान बताओ, क्या किया जाए। देखिए साहब, वह अब आपके पत्नी के पीछे पड़ेगी, उसे मारने की कोशिश करेगी, वह आपको भी मारेगी, तो क्या करे बताओ, इसलिए तो तुमको यहाँ बुलाया गया है। साहब डरिए मत, यह जंतर लीजिए, अपने सभी परिवार को पहना दीजिए, इस जंतर से आपका वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यह काम पूर्णिमा के दिन ही हो सकता है, उस दिन मैं आकर उसे हमेशा के लिए भगा दूंगा। दूसरे दिन सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। जब रात की 12 बजता है, वह आत्मा फिर से आती है। अब वह प्रकाश के कमरे में जाती है। प्रकाश उसके घुंघरू के आवाज़ से उठ जाता है। वह धीरे धीरे उसके पास आ रही होती है। प्रकाश झट से अपना जंतर को छूता है। वह पास तो आ जाती है पर छू नहीं पाती। वह प्रकाश से कहती है, अपना जंतर फेंक दो, मेरे पास आओ, मैं तुमसे विवाह करूंगी। प्रकाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो सुमन, यह एक तरफा प्यार है। मैंने कभी भी तुमसे उस नज़र से देखा ही नहीं, तो बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हारे सभी परिवार को मार दूंगी। प्रकाश कहता है, जो तुम्हें करना हो करो, मैं नहीं आऊँगा। तो ठीक है, आप देखना मैं क्या करती हूँ। एक दिन प्रकाश की पत्नी शॉपिंग करने मार्केट जाती है। साथ में उसका बेटा भी होता है। वह एक साधु के वेश में आती है और कहती है, बेटी यह जंतर निकाल कर फेंक दो, नहीं तो आगे तुम्हारे और तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो सकता है।
वह डर जाती है, झट से अपना और बेटे का जंतर निकाल फेंकती है। जंतर फेंकते ही वह रूपा के पास आ जाती है, उसका गला दबाकर उसे मार देती है और बच्चे को घर ले जाती है। प्रकाश से कहती है, तुम अपना जंतर निकालते हो या बच्चे को मार दो? प्रकाश कहता है, नहीं नहीं, उसे छोड़ दो, मैं जंतर निकालता हूँ। जंतर निकालते ही उसे भी वह मार डालती है। बेटे और बहू के मरने पर दोनों दादा दादी और पोता खूब रोते हैं। उस घर को छोड़ गांव चले जाते हैं।